शुक्र के परराष्ट्र संबंधों का संचालन, शार्दूल नीति और उपायों का अध्ययन करेंगे। परराष्ट्र संबंधों के संचालन के संबंध में शुक्र ने कई व्यापक निर्देश दिए हैं। शुक्र ने वैदेशिक संबंधों के संचालन की दृष्टि से सर्वप्रथम तो राज्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। राज्यों का ही वर्गीकरण मूलतः वैसा ही है जैसा वर्गीकरण कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है। शुक्र ने शत्रु, मित्र, मध्यम, उदासीन इस प्रकार 4 प्रकृति के राज्य और राजाओं का उल्लेख वर्णन किया है। राजा के चारों ओर जो समीपवर्ती राजा होते हैं उनसे आगे के राजा और उनसे परे के राजा क्रम से स्वाभाविक शत्रु, उदासीन और मित्र होते हैं। शुक्र के अनुसार पीछे स्थित व उनके पीछे स्थित राजा भी इसी क्रम से शत्रु, उदासीन तथा मित्र होते हैं। परराष्ट्र संबंधों का संचालन, शार्दूल नीति। परराष्ट्र संबंधों के प्रसंग में शुक्र ने सर्वप्रथम शार्दूल नीति का प्रतिपादन किया है। ये 6 लक्षणों वाली नीति को हम शार्दूल कहते हैं। पहला हमारा आता है संधि। शुक्र के अनुसार जिस क्रिया से बलवान शत्रु निश्चित मित्रता के भाव को प्राप्त करे वह संधि है। शुक्र ने राजा को प्रत्येक शत्रु के साथ संधि करने का निर्देश नहीं दिया है, परंतु इस संबंध में योग्य पक्ष और उस उपयुक्त अवसर का उल्लेख करते हुए कहा है कि अत्यंत बलवान द्वारा आक्रमण किए जाने पर जब प्रतिकार का कोई उपाय न हो तो विपत्ति में पड़ा हुआ राजा अच्छे समय की प्रतीक्षा करते हुए उससे संधि कर ले। शुक्र का मत है कि पार्श्व प्रति अनार्य राजा से भी संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि यदि संधि नहीं की गई है तो वह समय पाकर नुकसान पहुंचा सकता है। शुक्र का मानना है कि जिस प्रकार से घने कांटों से घिरे हुए बांसों के समूह को कोई काट या उखाड़ नहीं सकता, उसी प्रकार से मलेच्छों से भी संधि किए हुए राजा को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। संधि के प्रसंग में शुक्र की चेतावनी है कि बुद्धिमान राजा दूसरे राजाओं के साथ संधि करके भी किसी का विश्वास नहीं करता। दूसरा पॉइंट आता है विग्रह। जिस क्रिया से शत्रु को पीड़ित किया जाए या उसे अपने अधीन बनाया जाए उसे विग्रह कहते हैं। शुक्र ने चेतावनी दी है कि राजा द्वारा विग्रह का मार्ग बिना सोचे विचारे मनमाने तौर पर नहीं अपनाया जाना चाहिए, वरन मंत्रियों के साथ भली भांति विचार विमर्श के उपरांत ही राजा के द्वारा विग्रह की घोषणा की जानी चाहिए। किंतु शुक्र ने बलवान शत्रु से विग्रह करने का स्पष्ट निषेध किया है। यदि किसी राजा को अन्य राजा द्वारा पीड़ित किया गया है या पीड़ित किया जाता रहा है तो बाद में परिस्थितियों के अनुकूल होने और अबुद्धि की इच्छा उत्पन्न होने पर देश, काल तथा बल का अनुचित अनुमान कर उस राजा के विरुद्ध विग्रह का मार्ग अपनाया जा सकता है। तीसरा यान। शत्रु के नाश और अपनी विजय के लिए उस पर आक्रमण किया जाता है, उसे यान कहते हैं। जिस शत्रु राजा की सेना और मित्र निर्बल पड़ चुके हों, जो किसी दुर्ग में बंद होकर बैठा हो, जो 2 शत्रुओं से घिरा हुआ हो या अत्यंत भोग विलास में फंसा हो, जो प्रजा के द्रव्य का अपहरण कर रहा हो, जिसके मंत्री और सेना में फूट पड़ी हो, ऐसे शत्रु के विरुद्ध यान की स्थिति को सफलता के साथ अपनाया जा सकता है। शुक्र नीति में यान के भी 5 भेदों का उल्लेख किया गया है। विग्रह, यान। नेक्स्ट हमारा आता है आसन। विग्रह की नीति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हुए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने को शुक्र ने आसन की संज्ञा दी है। नेक्स्ट हमारा आता है आश्रय। जिस मित्रों से रक्षित होकर दुर्बल राजा भी बलवान हो जाए, ऐसे किसी शक्तिशाली राजा का आश्रय शरण लेने की शुभ नीति में आश्रय कहा गया है। इसमें ये भाव निहित है कि आश्रय शत्रु की तुलना में अधिक बलवान राजा का ही लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट द्विधि भाव। द्विधि भाव का क्या अर्थ है? सेना को विभक्त करके शत्रु और मित्र दोनों के स्थान पर उसे नियुक्त करना। तो इस तरह ये हमारे पॉइंट है संधि, विग्रह, यान, आसन, आश्रय, द्विधि भाव। और कुछ उपाय बताए हैं, 4 उपाय बताए हैं, साम, दान, भेद, दंड। तो शुक्र ने इन 4 उपायों को वरीयता क्रम में निर्धारित किया है जो नितांत व्यवहारिक है। डॉक्टर घोषाल ने नैतिकता के विषय में शुक्र के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि शुक्र राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नैतिकता के त्याग को उचित ठहराता है। शुक्र शत्रु के प्रति संपूर्ण युद्ध की नीति का समर्थन करता है, जिसके आधार धोखा और अत्याचार भी हो सकते हैं।
अर्थात जब कि शुक्र साधन से राजनीति के ऊपर नैतिकता की सर्वोपरि को मानता है, उसने व्यवहार में दीर्घकाल से चली आई अर्थशास्त्र की परंपरा को स्थायी बनाने में सहयोग दिया है, जिसके अनुसार राजनीति नीतिशास्त्र से न्यूनाधिक पृथक है। प्रोफेसर सरकार के शब्दों में शुक्र ने नैतिकता के साधारण सिद्धांतों को नहीं माना है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्रूर युद्ध भी उचित है। थैंक्स।